Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम सर्जिया के सिलेबस के मुताबिक मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, इन्हें किस तरह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन थोड़ी ही तवज्जो की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी फुल कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने की, और आप भी थोड़ा सा तवज्जो से मेरी इस वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो बेसिकली मॉड्यूल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन जेएस मॉड्यूल और दूसरा होता है ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल। इसके अलावा मॉड्यूल्स को हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से हम मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के भी मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो अलग अलग तरीक़ों से इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें से एक तरीका जो है वो है नेम एक्सपोर्ट का और दूसरा तरीका जो है वो है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरत जो है वो इस बात की है कि हम समझें कि मॉड्यूल्स है क्या। मॉड्यूल्स को हम लोग कुछ इस तरह समझेंगे कि बेसिकली हम अपने बहुत सारे कोड को सही से मैनेज करने के लिए इसे अलग अलग चंक्स में, फाइल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इनको डिवाइड क्यों करते हैं? हम इनको डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम इनको इनकी रीडेबिलिटी जो है उसको बेहतर कर सकें, इनको सही से मैनेज कर सकें और वक्त पड़ने पर हम इनको सही से यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट फाइल्स होती हैं। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो हमारे इर्द गिर्द हज़ारों एग्जांपल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें एक नॉर्मल स्कूल से लेकर हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, एंड सो ऑन। हमें कितनी ही मिसालें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, जिसमें हम डेली बेसिस पर हज़ारों जो है फाइल्स बना रहे होते हैं पर्सन्स के हिसाब से, ताकि हम उनको वक्त पड़ने पर सही से उनको यूज़ कर सकें। अब मैं अगर यहाँ पर इस तरह से कहूँ कि मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल बना रही हूँ और उस मॉड्यूल की मैं डिफरेंट फाइल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। जैसे कि अगर मैं एक स्कूल में काम कर रही हूँ और मेरे पास मेरे स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये बात नामुमकिन है कि मैं उन तमाम बच्चों को एक ही फाइल के अंदर जो है वो मैं ऐड कर लूँ और एट अ टाइम मैं उनके ऊपर वर्क कर सकूँ, उनका रिज़ल्ट बना सकूँ, उनके लिए जो मेरी उनके साथ डीलिंग्स होती हैं, उनकी डिफरेंट चीज़ों का, उनकी बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, तो या उनका फ़ी स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ें जो हैं, तो मैं उनको एक ही जगह पर करके उसके ऊपर वर्क कर सकूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड अगर मैं इसी चीज़ को कहूं अपनी दूसरी एग्जांपल में कि अगर मैं किसी ऑफिस में मेरा ऑफिस है और मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं, तो मैं उनके लिए भी अलग अलग प्रोफाइल्स बनाऊंगी, अलग अलग उनको फाइल्स के अंदर डिवाइड कर दूंगी, ताकि मेरे पास मेरी नज़र में जो है, मेरी मॉनिटरिंग के अंदर जो है, हर पर्सन जो है वो अलग अलग मैं उसको सही तौर से मॉनिटर कर सकूंगी। इसी तरह अगर मैं हॉस्पिटल की बात करती हूँ तो हॉस्पिटल में हज़ारों पेशेंट डेली बेसिस पर आते हैं और उन पेशेंट की अपनी एक मेडिकल हिस्ट्री होती है, तो हर पेशेंट को अलग अलग हम डील कर रहे होते हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तमाम पेशेंट्स जो हैं हम उनके लिए एक ही रजिस्टर बना लें, उस एक ही रजिस्टर के अंदर या एक ही फाइल के अंदर हम उन सब को डाल दें और उसके ऊपर काम करें, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क हो जाएगा और आई थिंक कि मैं किसी एक के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाऊंगी और ये मुझे बहुत मुश्किल में डाल देगा। अच्छा, अब हम क्योंकि यहाँ पर कोडिंग में काम कर रहे हैं, तो कोडिंग से रिलेटेड मैं आपको इस चीज़ को इस तरह से समझाऊंगी कि मैं यहाँ पर किसी भी काम को लेकर उसकी डिफरेंट सेपरेट फाइल्स जो हैं मैं उसकी बना लेती हूँ। कि जैसे कि एक मैंने मेन फाइल बना ली और उसके बाद मैं एक फर्स्ट फाइल बना लेती हूँ, एक सेकंड फाइल बना लेती हूँ, एक थर्ड फाइल बना लेती हूँ, जो मेरे 3 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब मैं एक में अगर मैं एडिशन के ऊपर वर्क कर रही हूँ, दूसरे में मैं सब्सट्रैक्शन के ऊपर काम कर रही हूँ, एक मैंने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैंने फ़ाइल बना ली, तो मेरी जो एडिशन वाली फ़ाइल होगी उसमें मेरा तमाम कोड जो है वो एडिशन से रिलेटेड होगा। इसी तरह
मेरी जो सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड मेरे पास मॉड्यूल है, उसके अंदर मेरा जितना भी वर्क होगा वो तमाम सब्सट्रैक्शन से ही रिलेटेड वर्क होगा। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ आती हूँ तो वहाँ पे मैं जितना भी काम करूँगी वो मेरा तमाम काम जो है वो मेरी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा। इससे क्या होता है, इससे आसानी मुझे ये होगी कि जब मैं अपनी मेन फाइल के ऊपर काम करने जाऊँगी और मुझे उस वक्त जिस चीज़ की नीड होगी तो मैं परेशानी में नहीं आऊँगी, बल्कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं अपने उस मॉड्यूल पे सिंपली जाऊँगी, वहाँ से उस मॉड्यूल को अपने मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट करूँगी और फिर मैं उस फाइल के का जो है काम मैं इजीली उस पर मैं वर्क कर लूँगी। ठीक है, उसको कंसोल कराते हुए उसके ऊपर मैं वहाँ पर काम कर लूँगी। तो ये एक तरीका होता है। तो हम यहाँ पर अपने इस मॉड्यूल को जो है वो सर ज़िया के सिलेबस के मुताबिक ही हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पर स्टेप 03A के अंदर सर ज़िया ने मॉड्यूल्स को कुछ इस तरह से समझाया है कि इन्होंने यहाँ पर 3 फाइल्स जो हैं वो बनाई है। एक इन्होंने app.ts के नाम से जो है वो मेन फाइल बनाई है। फिर इसके साथ उन्होंने first.ts एंड second.ts के नाम से 2 और फाइल्स बनाई हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉड्यूल्स में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर ज़िया के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही काम करेंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर और यहाँ जो है मैं अपने इस मॉड्यूल को समझने के लिए 3 फाइल्स जो हैं वो मैं बना लेती हूँ। फर्स्ट जो मैं अपनी मेन फाइल बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी index.ts। ठीक है, इसको मैं एंटर कर रही हूँ, ये मेरी होगी मेन फाइल। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर 2 फाइल्स जो है वो मैं और बना रही हूँ। एक मैं बनाती हूँ first.ts, इसको एंटर कर देते हैं और इसके साथ ही साथ मैं एक और फाइल भी बना रही हूँ जिसका नाम मैं रख रही हूँ second.ts। ठीक है, तो इसको भी मैं एंटर कर देती हूँ। लेकिन अभी मैं फर्स्ट वन चली जाती हूँ अपनी first.ts के ऊपर। first.ts के ऊपर मैं जाकर यहाँ पर क्या करने वाली हूँ कि यहाँ मैं सबसे पहले अपनी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किस तरह से की जाती है मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ मैं लेट के कीवर्ड के अंदर जो है मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसको मैं नाम दे रही हूँ a और जिसके अंदर मैं वैल्यू जो है वो मैं असाइन करवा रही हूँ जस्ट 5। ठीक है, और इसको अब मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं जो कीवर्ड है एक्सपोर्ट वर्ड में यूज़, जब हम किसी फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट का। ठीक है, और एक्सपोर्ट में किस चीज़ को करवा रही हूँ, मैं इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवा रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल का नाम है अब वो आ जाएगा और उसके बाद जो है मैं इस चीज़ को सेमीकोलन से बंद कर दूंगी। बस, तो मुझे यहाँ पर इतना ही करना था। यहाँ से मैं अब जाऊंगी अपनी मेन इंडेक्स की फाइल के ऊपर और मैं यहाँ जाकर अपनी अपनी जो फर्स्ट वाली डिफ़ॉल्ट फाइल थी उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कराऊंगी। तो इंपोर्ट कराने के लिए अब मैं यहाँ पर वर्ड क्या लिखूंगी, इंपोर्ट। ठीक है, MCQs के हिसाब से इन चीज़ों को बहुत गौर से सुनिए भी और याद भी रखिए। जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं तो हम कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, और जब हमें उसे इंपोर्ट करवाना होता है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, अब इंपोर्ट कराने के लिए जो हमारा कोड है वो क्या हमें यहाँ पे लिखना होगा उसे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट वन लिखूंगी इंपोर्ट। ठीक है, और इंपोर्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना वेरिएबल का नाम और साथ में मैं लिखूंगी फ्रॉम, और फ्रॉम लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंगल कोड लूंगी, डॉट लूंगी, फॉरवर्ड स्लैश लूंगी। तो जैसे ही मैंने ये ऐसा किया
तो आप देखें मेरे सामने ये ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर कितनी अभी फाइल्स क्रिएट की हैं, यहाँ पे मैंने दो फाइल्स बनाई हैं, एक फर्स्ट डॉट टी एस और एक बनाई है सेकंड डॉट टी एस। तो जैसे ही मैंने डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश किया तो मेरा यहाँ पे दो पाथ खुलकर आए सामने, एक फर्स्ट का और एक सेकंड का। तो मुझे यहाँ पर अभी इंपोर्ट कराना है अपनी फर्स्ट फाइल को, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई मेरी फर्स्ट फाइल। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं इसको कंसोल भी कराती हूँ। ठीक है, कंसोल कराकर, ताकि आपको पता चले कि हमने यहाँ पे किया क्या है। तो यहाँ पर जो है मैं कंसोल करवाऊंगी ए को, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल जो है वो ऑन करती हूँ, और उसके बाद मैं इसे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर सेट करवाती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी फाइल को सेव करते हुए इसको कंपाइल करूंगी TSC। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, क्योंकि मैंने यहाँ अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी TS की यानी कि टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल बनाई है। तो इस वक्त जो मुझे इसको कंपाइल करूंगी तो इसको मैं TSC के बाद मैं अपनी फाइल का नाम यहाँ पर दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर और कोई दूसरी फाइल्स ऐड नहीं करी हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS। ठीक है, इसको मैं इंटर करूंगी, और अब मेरे पास यहाँ पर ये आया है। तो अब मैं यहाँ पर नोड लिखूंगी, स्पेस देकर अपनी फाइल का नाम लिखूंगी .js। ठीक है, इसको मैं इंटर करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आउटपुट आया, मेरे पास आउटपुट आया 5। ये 5 कहाँ से आया, ये 5 मेरा आया मेरे इस ए की वैल्यू आई। ठीक है, ये ए की वैल्यू कौन सी वैल्यू है, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट फाइल के अंदर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में मैंने अपने ए को वैल्यू असाइन करवाई थी 5। तो जब मैं अपने मेन फाइल के ऊपर यानी इंडेक्स डॉट टी के ऊपर मैंने अपनी इस फाइल को इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, फर्स्ट डॉट टी पे मैंने क्या किया था, मैंने वहां पे एक्सपोर्ट करवाया था, और यहाँ मैंने अपनी मेन फाइल के ऊपर इसको क्या किया, इंपोर्ट करवाया। ठीक है, तो इंपोर्ट कराने के बाद मैंने अपनी फाइल को चेक किया कि ये मेरी फाइल यहाँ पर आ गई है, इसमें जो मेरा काम था यहाँ मौजूद है। तो दो चीज़ों ने मुझे इस चीज़ को प्रूव किया। एक तो ये कि जैसे ही मैंने इम्पोर्ट ए फ्रॉम कर सिंगल कोड लेते हुए डॉट फॉरवर्ड स्लैश किया, तो फौरन ही ऑप्शन में मेरे पास मेरे फाइल का पाथ आ गया था। ठीक है, सेकंड कि जब मैंने इसको कंसोल करवाया और मैंने यहाँ पर इस ए को यानी कि अपने वेरिएबल को मैंने यहाँ पर लिखा और इसको मैंने टर्मिनल पर इसे कंपाइल किया, तो यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, ये कौन सा तरीका था, ये था तरीका मेरी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का। एक बात को और याद रखिएगा कि हर मॉड्यूल के अंदर सिर्फ वन टाइम जो चीज़ होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सिर्फ वन टाइम होती है। एक दफ़ा हम एक फ़ाइल बनाते हैं जो हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, वो सिर्फ एक ही दफ़ा बन सकती है, बार बार हम एक से ज़्यादा फाइल को एज ए डिफ़ॉल्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर चले जाते हैं अपनी सेकेंड डॉट टी एस की तरफ। सेकेंड डॉट टी एस में मैं यहाँ पे जो करूँगी वो मैं करूँगी नेम एक्सपोर्ट वाला मेथड यूज करूंगी। तो नेम एक्सपोर्ट का मेथड जो है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मैं अपने वेरिएबल से पहले जो मुझे बनाना है उससे पहले मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखूंगी। ठीक है, एक्सपोर्ट लिखकर अब मैं स्पेस देकर अपना जो है वो कीवर्ड यूज करूंगी। अब वो कीवर्ड जो है वो मैं लेट भी यूज कर सकती हूँ, मैं कॉन्स्ट भी यूज कर सकती हूँ। तो लेट मैं यूज कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट यूज कर लेती हूँ। ठीक है, और इस कॉन्स्ट के अंदर जो है मैं बी जो है उसे वैल्यू असाइन करवा देती हूँ 3। ठीक है, अच्छा, इसके साथ मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं इस दफ़ा एक के बजाय दो जो है वेरिएबल बना लेती हूँ। दो वेरिएबल को जो है वो मैं एक्सपोर्ट करूंगी अपनी इस फाइल के अंदर। तो मैं एक दफ़ा फिर से एक्सपोर्ट लिखूंगी, और अगेन मैं यहाँ पर कॉन्स्ट बना लेती हूँ, और इस दफ़ा मेरा वेरिएबल होगा सी, जिसको मैं वैल्यू दूंगी 10 दे देती हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मैं अपनी इंडेक्स की फाइल में जाऊंगी,
और यहाँ जाकर मैं अपने यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगी। किसको इंपोर्ट करूंगी? इंपोर्ट मैं कर रही हूँ अपने सेकंड फाइल को। और सेकंड फाइल के अंदर मैंने बनाए हैं दो वेरिएबल। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि जब हम नेम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो नेम एक्सपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम करली इंपोर्ट करते वक्त करली ब्रेसेस जो हैं हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर अपने डी को कॉमा लगाते हुए सी को, दोनों को मैं एक साथ यहाँ पर ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देती हूँ ताकि रीडेबिलिटी जो है वो मेरी इजी रहे। और फिर मैं यहाँ पर फ्रॉम लिखकर मैं क्या करूंगी, सिंगल कोड लूंगी और अगेन मैं जैसे ही यहाँ पर डॉट डालकर फॉरवर्ड स्लैश करूंगी तो आप देखिए मेरे सामने फिर से मेरी तमाम फाइल जो हैं उनका पाथ जो है एज ए ऑप्शन मेरे सामने आ गया है। अब चूंकि मैं अपनी फाइल कौन सी यूज कर रही हूँ, सेकेंड वाली, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। अच्छा, मैं यहाँ पर सेमी कॉलन भी लगा देती हूँ क्योंकि सेमी कॉलन हम क्यों यूज करते हैं, हम अपनी लाइन को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मेरी ये फाइल यहाँ पर आ गई है या नहीं आई है, इसको मैं किस तरह चेक करूंगी, तो इसको भी मैं यहाँ पर कंसोल करवा लेती हूँ। और कंसोल करवाने के बाद मैं अपने इस बी कॉमा सी को यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर आकर। इसको चेक करने का तरीका क्या है, वो यही है कि मैं इंडेक्स डॉट टी एस लिखूंगी, एंटर कर दूंगी। और एंटर करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट जे एस लिखकर इसको मैं एंटर करूंगी। तो यहाँ जो है मैं इसको दोबारा करती हूँ, क्लियर करती हूँ पहले से, CLS करके मैं इसको एंटर कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर PSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS लिखकर इसको एंटर करती हूँ। और अब मैं यहाँ पर नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS एंटर कर देते हैं। तो यहाँ देखें मेरे सामने मेरी तीनों वैल्यूज जो हैं वो आ गई है। फर्स्ट जो मेरा 5 है वो मेरा A वाला है, जो मेरी A की वैल्यू थी। और ये 3 एंड 10 जो है ये मैंने B एंड C को वैल्यू दी थी अपनी सेकेंड डॉट इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि एक तो ये है कि मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से किया। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी जो फाइल्स हैं उनके नामों को कुछ चेंज करना चाह रही हूँ, भले मैंने वहाँ पर अपनी फाइल जो है फर्स्ट में उसको मैंने ए के नाम दिया है डिफ़ॉल्ट वाली को, तो डिफ़ॉल्ट फाइल को जो है मैं यहाँ पर नाम चेंज करना चाह रही हूँ। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम कुछ और रख दूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी डिफ़ॉल्ट फाइल को ए से हटाकर मैं इसका नाम रख देती हूँ साइम साइम रख देती हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पर साइम नाम रख दिया अपनी फाइल का जिसका नाम के ए था, और अभी मैंने उसको एज ए साइम के नाम से मैंने इसको किया, तो मुझे यहाँ पे ये एक छोटा सा एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मैंने ऊपर नाम चेंज किया तो इसको कंसोल कराते हुए भी मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे भी साइम ही नाम रख देती हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर कंपाइल कराती हूँ, PSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS एंटर। और अब मैं इसको नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS एंटर। तो देखिए ये मेरा बहुत ही इजीली नाम जो है यहाँ पर मेरा चेंज हो गया और मेरी जो वैल्यू थी वही वैल्यू मेरे पास आ गई। यानी इसने मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया और कोई एरर थ्रो नहीं किया, बल्कि मैंने बहुत आराम से अपनी ए फाइल जो थी, जो कि मेरी फर्स्ट डॉट
TS में मौजूद थी उसको मैंने यहाँ पर अपनी मेन फाइल में आके इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यही काम ये काम मैंने किया था डिफ़ॉल्ट वे में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी तरह से अपनी जो नेम एक्सपोर्ट वाली फाइल है इसके नाम चेंज करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि मेरी जैसे ये बी एंड सी है, तो मैं इसके नाम को किस तरह चेंज करूंगी? इसको मैं डायरेक्ट नाम को चेंज नहीं कर सकती, बल्कि इसके नाम को चेंज करने के लिए जैसे ये सी है, इसको अगर मैं नाम चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस सी एस। अब मैं यहाँ पे इसको डबल सी कर दूं, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए ये जो है एरर जो छोटा सा सी के ऊपर आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है कि मुझे कह रहा है कि भाई यहाँ पे भी नाम आप चेंज कर दें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे भी इसको डबल सी किया तो वो एरर यहाँ से चला गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर अगेन कंपाइल करवा कर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ जो है ये मेरा डबल सी जो है मेरे इसका नाम भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करवा लेती हूँ, TSC स्पेस index.ts इंटर। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगी नोट स्पेस index.js इंटर कर देती हूँ। तो यहाँ देखें कि बहुत इजीली मैंने यहाँ पर अपना ये नाम जो है इसको भी चेंज करवा लिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने इस बी के नाम को भी चेंज कर सकती हूँ। जो मेरा बी वेरिएबल है अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहूँ तो इसे भी मैं एस कर कर इसे भी मैं बेस्ट कर सकती हूँ या डबल बी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नाम जो है बहुत इजीली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। मैं इसे नाम कर सकती हूँ बी के बजाय अच्छा सॉरी, मैं तो कंसोल में ही आ गई ना। ओके ओके ओके, इसे हम कंसोल में नहीं, हम यहाँ जाकर इसके जो हमने इंपोर्ट कराया है इस जगह पर हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एस और फिर मैं यहाँ पर इसको जो दिल चाहे मैं इसको नाम चेंज कर सकती हूँ। डबल बी कर लिया मैंने। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर अब आऊँगी और यहाँ पे भी मैं इसको डबल बी कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है मेरी नेम एक्सपोर्ट की जो फाइल थी उसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया। अब मैं इसको अगेन अगर कंपाइल करती हूँ अपने टर्मिनल पर आकर TSC स्पेस index.ts इंटर कर देती हूँ। और अब मैं इसको नोट स्पेस index.js कर एंटर करूंगी तो आप देखें कि ये नाम मेरा यहाँ पे भी चेंज हो गया, ठीक है। एक चीज़ अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर आपको करके दिखाई कि हम अपनी फाइल का नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वे में भी और नेम एक्सपोर्ट में भी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में नाम हम डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, हमें किसी किस्म का एज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफ़ॉल्ट के नाम को हम ऐसे ही चेंज करते हैं क्योंकि क्यों ये इसने इतनी आराम से चेंज कर लिया, इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर मॉड्यूल जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट वाली फाइल जो होती है वो सिर्फ वन टाइम क्रिएट होती है। हम वन टाइम से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के नाम से फाइल को एक से ज़्यादा फाइल्स नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारी जो कंपाइलर है, जो हमारी मशीन है, उस सिस्टम है जो हमारा, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट में मौजूद किसी फाइल का नाम चेंज कर रही हूँ तो उसे पता है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की एक ही फाइल है, इसलिए वो यहाँ पे मुझसे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करेगा, बल्कि वो एक ही दफ़ा में मैं उसको जो भी नाम दूंगी वो उसको इजीली जाके मेरी डिफ़ॉल्ट फाइल के नाम को चेंज कर देगा। लेकिन नेम वाली एक्सपोर्ट पर अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने यहीं पे बनाया कि एक साथ मैंने दो फाइल बनाई, सिंगल भी बनाती या एक से ज़्यादा भी बनाती, तो उसमें भी यहाँ पे यही होता कि उसको मुझे मेंशन करना पड़ता, बताना पड़ता कि मैं किसको चेंज करवा रही हूँ। सी को एज डबल सी कर रही हूँ, बी को एज डबल बी कर रही हूँ, तो मुझे एज लगाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम किया। अच्छा, अगर मैं इसके अलावा आपको एक चीज़ और करूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपनी second.ts की जो फाइल है, जो मेरी नेम वाली फाइल है, अगर मैं इसमें जाती हूँ तो मैं आपको एक चीज़ और मज़े की बताऊँ कि यहाँ पर मैंने अभी दो फाइल्स बनाई हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर दो से ज़्यादा फाइल्स भी बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? मैं यहाँ पर इसको कर लेती हूँ कॉपी
ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको एंटर करते हुए ठीक है, इतनी सारी दफ़ा मैंने इसकी फाइल्स और बना दी। अब मैं इनके नाम थोड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है एक वेरिएबल को हम सिर्फ एक दफ़ा करते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा हम एक ही नाम से फाइल्स को नहीं बनाते, वो भी कॉन्स्ट में। कॉन्स्ट हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। तो मैं जल्दी से अपने तमाम वेरिएबल्स जो हैं उनके नामों को अलग अलग कर देती हूँ। जैसे ABC हम बना चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं D। नीचे आ जाते हैं और सॉरी, इसका नाम मैं रख देती हूँ E, और इसका नाम मैं रख देती हूँ F। इसके अलावा मैं इसको कर देती हूँ G। ठीक है। अच्छा, नाम तो मैंने चेंज कर दिया। मैं एक काम करती हूँ कि मैं इनकी वैल्यूज जो हैं उन्हें भी कुछ चेंज कर देती हूँ। C तो 10 रहने देते हैं। C के अलावा जो है हम इसको कर देते हैं 55। नीचे वाली जो है इस वैल्यू को हम कर देते हैं 72। इससे नीचे वाली जो वैल्यू है उसको हम कर देते हैं 84। इससे नीचे हम आ जाते हैं और इसको कर देते हैं हम क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 96। इसके बाद हम इसको कर देते हैं 105। इसे हम कर देते हैं 210 और इसे हम कर देते हैं 150। ठीक है, ये मैंने इनकी वैल्यूज भी चेंज कर दी। अच्छा, यहाँ मैंने यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल बनाए, तो अब आपको क्या लगता है कि मुझे इन तमाम वेरिएबल्स जो हैं उनको अब जब मैं अपनी इंडेक्स के ऊपर जाती हूँ, अपनी मेन फाइल के ऊपर index.ts के ऊपर, तो उसको मुझे फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको इंपोर्ट कराने का मुझे क्या तरीका यूज़ करना चाहिए? इंपोर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि अगर आपको लग रहा है कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ पर लिखूंगी इंपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद मैं एक कर्ली ब्रैकेट लूंगी और उसके अंदर जो है मैं अपना DEFGHIJ जो है वो सारे नाम मैं कॉमा डाल डाल के लिखती रहूंगी? तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपली कि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट लिखा। इंपोर्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर एस्ट्रिक यूज़ करूँगी। ठीक है, और एस्ट्रिक यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि एस्ट्रिक के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगी एस, और एस के साथ मैं अपने इन तमाम जो मेरे वेरिएबल्स थे उनको किसी एक वेरिएबल के अंदर जो है मैं स्टोर करते हुए यहाँ पर इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, जिस वेरिएबल के अंदर ये मेरे तमाम की तमाम वेरिएबल्स जो हैं उस एक के अंदर समा जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं नाम जस्ट ले लेती हूँ, चलें Z। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आती हूँ, स्पेस कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ मैं लिखूंगी फ्रॉम, और फ्रॉम लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंगल कोड लूँगी, डॉट डालूंगी, फॉरवर्ड स्लैश करूंगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास सिंगल कोड और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे सामने मेरी फाइल्स का एड्रेस आ गया कि मुझे यहाँ से कौन सी वाली फाइल करनी है। तो ये वाला काम जो मैंने अपनी सेकंड वाली फाइल में किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेकंड फाइल लेती हूँ, बाहर आकर मैं सेमी कॉलन लगाकर अपनी फाइल को इसको अपनी लाइन को कंप्लीट करती हूँ। अब जब मैं इसको कंसोल करवाऊंगी, तो अब इसको कंसोल करवाने का यूज करने के लिए मुझे कंसोल कराना पड़ेगा। कंसोल कराने का मेथड क्या होगा कि यहाँ पे मैं लॉक करती हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि यहाँ पे मैं लिखूंगी Z। ठीक है, जो मैंने अभी अपने वेरिएबल बनाया है, और Z लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट डालूंगी तो आप देखिए मेरे सामने जितने मैंने वेरिएबल वहां पर बनाए थे अपने सेकेंड डॉट टीएस के अंदर, ये देखिए जितने मैंने वेरिएबल बनाए थे BCDEFGHIJ,
ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर, मैं इस चीज़ को दोबारा करके दिखाती हूँ, मैंने बनाया तो ये तमाम एज ए ऑप्शन जो है वो मेरे सामने आ गए। अब इसमें से मुझे जिसको भी यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है, जिसको भी मैं यूज़ करना चाहती हूँ, उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ आय, और फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करवाती हूँ, TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS, ठीक है। इंटर करती हूँ मैं, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS इंटर करूंगी। तो यहाँ देखें मेरे पास 210 जो है मेरी आई वाली जो वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। इसको दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं अगर सेकेंड डॉट TS पे जाऊं और यहाँ पर देखूं तो देखें ये मेरी आई की वैल्यू क्या है, 210। यहाँ मुझे क्या आउटपुट आ रहा है, 210, ठीक है। यानी कि मेरी एक वेरिएबल के अंदर, जस्ट मैंने एक वेरिएबल के अंदर अपने इन तमाम वेरिएबल्स को जो है स्टोर करते हुए इंपोर्ट कर लिया। कितना इजीली मैंने इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोई फंक्शन भी बनाना चाहती हूँ, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ, और स्पेस लेने के बाद क्योंकि मुझे ये फंक्शन जो है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है। और फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले फंक्शन लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिख लेती हूँ, ठीक है। और अब बारी आती है मेरे फंक्शन के नाम की। तो मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को नाम दूंगी F1, ठीक है। अब ये फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लेंगे, और उसके बाद जो है मैं इसको इंटर कर देती हूँ। कर्ली ब्रेसेस जो होता है ये इसका फंक्शन का पूरा एक सिंटैक्स है, और आपको पता है कि कर्ली ब्रेसेस जो है ये फंक्शन की बॉडी होती है, और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो जब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो फिर वो चीज़ जो भी इसके अंदर होता है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर एक मैसेज जो है वो कंसोल करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज लिख लेती हूँ console.log के फंक्शन में। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के अंदर जो है मैं मैसेज लिखती हूँ, डू यू लाइक टू लर्न मॉड्यूल्स विथ मी, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक मैसेज लिख लिया है, डू यू लाइक टू लर्न मॉड्यूल्स विथ मी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं इसको अपनी index.ts वाली फाइल में जाऊँगी, और वहाँ जाने के बाद मैं आपको यहाँ से कोड थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, यस। तो यहाँ ये जो मैंने कंसोल करवाया था z.i, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ इस i को, और बैक करके मैं इस z के साथ डॉट डालती हूँ, तो आप देखिए मेरे पास मेरे वेरिएबल की एक पूरी लिस्ट जो है एज ए ऑप्शन आ गई है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये बीच में जो अभी अभी मैंने फंक्शन बनाया है ये भी शो हो रहा है। तो मैं इस फंक्शन को एंटर करूँगी, इस फंक्शन पे जाकर मैं इंटर कर रही हूँ, और क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए मैं साथ में इसके राउंड ब्रैकेट भी लगा देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर नीचे आ जाती हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, और मैं इसको यहाँ आकर कंपाइल करवा देती हूँ, TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS, ठीक है। इसको मैं इंटर करती हूँ, और अब मैं यहाँ पर नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS लिखकर अगेन इंटर करती हूँ। तो यहाँ ये जो मेरा मैसेज था, डू यू लाइक टू लर्न मॉड्यूल्स विथ मी, ये मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया है, मगर इसके साथ अनडिफाइंड जो है ये भी लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं कि अनडिफाइंड जो है क्यों आ रहा है। तो ये यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है, ठीक है।
तो क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंट हुआ हुआ है तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न करने के लिए मैं क्या करूँगी कि ये जो कंसोल है इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और मैं यहाँ पर आकर इसे सिंपली रिटर्न कर देती हूँ। ठीक है, और रिटर्न करने के बाद अब जब मैं अपनी index.ts की फाइल में आऊँगी तो अब मैं यहाँ पर आके इसके एक दफ़ा और कंपाइल करवाती हूँ। तो यहाँ देखें, ये जो मेरा मैसेज था ये मेरे पास आ गया है और अब यहाँ से जो है वो अनडिफाइन वाला जो लिख कर आ रहा था वो यहाँ से अब हट चुका है। ठीक है, तो रिटर्न जो मैंने किया तो इसमें क्या होता है आपको तो पता ही होगा सबको कि रिटर्न क्या होता है। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को रिटर्न कराते हैं तो जो भी मेरा स्ट्रिंग था वो मेरे इस फंक्शन में, जहाँ पर मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ वहाँ पर आकर स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये फंक्शन कहाँ कॉल हुआ था, ये फंक्शन मेरा इस index.ts की फाइल में कॉल हुआ था। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ क्योंकि मैंने कंसोल भी किया हुआ है तो कंसोल की वजह से ये यहाँ पर आकर मेरे यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक काम हम और भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी फाइल में वापस जाऊँ तो हम यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट पास करना चाहें तो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक आर्ग्यूमेंट लेना होगा, एक पैरामीटर जो है वो देना होगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, अपने इस फंक्शन के राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर एक पैरामीटर सेट करती हूँ और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक मैं str जो है यहाँ पर मैं बनाती हूँ और मैं यहाँ पर एक पैरामीटर देती हूँ स्ट्रिंग का। ठीक है, और अभी के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं इस फंक्शन को यहाँ से, ये जो मेरा मैसेज था इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और फिर यहाँ पर इस str को प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, स्पेस दे देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं जाती हूँ अपनी index.ts वाली फाइल में, तो यहाँ एक छोटा सा एरर दे रहा है। ये मुझसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बट गॉट जीरो, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक आर्ग्यूमेंट को जो कि मैंने यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ। तो मैं यहाँ अपने इस फंक्शन के बीच में एक स्ट्रिंग दे देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अमरीन। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ अपने टर्मिनल पर आकर इसे कंपाइल करवाती हूँ। इसको एक दफ़ा फिर हम पहले CLS कर देते हैं इंटर, और अब मैं इसको अगेन कंपाइल करती हूँ TSC स्पेस index डॉट TS इंटर, और अब मैं नोट की मदद से नोट स्पेस index डॉट JS। ठीक है, इसको मैं इंटर करती हूँ तो यहाँ देखें ये मेरा जो स्ट्रिंग था अमरीन ये यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होकर आ गया है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम यहाँ पर एक काम और करते हैं कि अगर मैं अब यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बनाना चाहूँ तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसको हम किस तरह करेंगे, तो उसके लिए मैं अगेन अपनी सेकेंड डॉट टीएस वाली फाइल में जाऊँगी और अपने इस फंक्शन के नीचे इसको एंटर करते हुए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करूँगी। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना जो मेरा वेरिएबल है यानी यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम दे दूंगी F1
और मैं सेमीकोलन से इस चीज़ को अपनी लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से मैंने अपने इस फंक्शन को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है, हम आपको याद होगा भी हमने अपनी फाइल फर्स्ट डॉट टीएस वाली जो थी उसमें हमने यही काम किया था कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था और फिर उसको के बाद हमने उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी यही सेम वर्क कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और उसके बाद मैंने उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको मैंने कर दिया, लेकिन अब इसको इंपोर्ट किस तरह से करना है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे अपनी इंडेक्स डॉट टी एस के ऊपर और यहाँ पर आप अगर देखें तो मैंने इंपोर्ट एस्ट्रिक के थ्रू किया हुआ था। और एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? एस्ट्रिक का मतलब होता है एवरीथिंग। ठीक है, यानी जितने भी मैंने वेरिएबल्स बनाए थे अपने सेकेंड डॉट टी एस के अंदर, तो उन तमाम वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक एस कर कर मैंने जी वाले वेरिएबल के अंदर एक साथ उनको, यानी जितनी भी मैंने मेरी एक्सपोर्ट वेरिएबल्स थे उन सबको मैंने एक साथ ही यहाँ पर लाकर इंपोर्ट करवा दिया था। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ से अपने इसको अभी के लिए ज़रा हटा देती हूँ। ठीक है, और इस डॉट को भी हटा देती हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इस z के बाद डॉट लगाती हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास अगेन मेरी एक ऑप्शन लिस्ट जो है वो मेरी सामने आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, आ गई है। और इस दफ़ा मेरी इस वाले लिस्ट के अंदर जो है ये मेरा डिफ़ॉल्ट जो मैंने अभी अपना एक्सपोर्ट बनाया है तो ये भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास यहाँ आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पर आकर एंटर अगर कर देती हूँ तो ये यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने यहाँ पर एंटर करके यहाँ ले लिया है। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी है, तो मुझे भी यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट जो है देना पड़ेगा। तो मैं इसको, क्योंकि फंक्शन है इसलिए मैं पहले तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसमें एक स्ट्रिंग दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं एक स्ट्रिंग दूंगी QAZ। ठीक है, जो मेरे चैनल का नाम भी है, मैं यहाँ पर इसके अंदर मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करके देखती हूँ, TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS तो यहाँ देखें कि ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट थी ये भी मेरे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो था उसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है, इसके अलावा भी इसका एक और तरीका भी है। एक और तरीका जो है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कराने का, तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हम अपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में अपने वेरिएबल का जो नाम है हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब जो करूँगी तो अपना डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है उसका नाम चेंज करते हुए उसके साथ मैं नेम एक्सपोर्ट के कुछ वेरिएबल्स को एक साथ इंपोर्ट करवाती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसे होगा इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगी इंपोर्ट और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने फंक्शन का जो नाम था मैं उसको चेंज कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ F1 के बजाय FUNC। ठीक है, मैं इसको फंक कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा डालूंगी और उसके बाद क्योंकि मुझे अपना नेम एक्सपोर्ट जो थे उनकी कुछ वेरिएबल्स को भी साथ में इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ पर उनको लिखेंगे कॉमा डालते हुए। ठीक है, तो D कॉमा E कॉमा F कॉमा और G ले लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगी फ्रॉम और फिर मैं यहाँ पर सिंगल कोट लूँगी और उसके बाद डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर मेरे पास मेरी फाइल के जो एड्रेसेस हैं वो आगे हैं जिसमें से मैं सेकंड को सेलेक्ट कर रही हूँ
उसके बाद मैं बाहर आकर सेमीकोलन के ज़रिए अपने इस कोड को कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक ही लाइन के अंदर अपने डिफ़ॉल्ट फंक्शन को और उसके साथ फिर मैंने कुछ नेम एक्सपोर्ट के वेरिएबल को भी एक ही साथ एक ही लाइन के अंदर एक छोटे से कोड के की मदद से यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। तो ये था तरीका हमारे इंपोर्ट करने का। डिफ़ॉल्ट फंक्शन का जो है हमने नाम यहाँ पे आराम से बगैर किसी उसकी डायरेक्टली चेंज करा दिया है। और अगर मैं यहाँ पर अपने नेम एक्सपोर्ट का नाम चेंज कराना चाहूँगी तो फिर उसका नाम आपको पता है कि यहाँ मैं सिंपली एज कर डबल जी कुछ भी मैं कर सकती हूँ, तो ये हमारा होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ये थी और इसके अलावा जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है हमारा नेम एक्सपोर्ट जो है, तो ये सब हमने यहाँ पर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ जाती हूँ सर कि उसमें, तो आप यहाँ देखें मॉड्यूल्स रेफरेंसेस जो हैं आपको बहुत डिटेल में मॉड्यूल्स के बारे में चीज़ें मिल जाएंगी। और इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं वाले स्टेप। तो सर्स यानी काफ़ी डिटेल से हमें इसके बारे में बताया है। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहें और समझना चाहें तो ये जो मैंने पेज खोला हुआ है ये सर की रेपो ही है। आप यहाँ पर आइए, तो जो फर्स्ट वाला था हमारे पास स्टेप 3, ये इस तक मैंने इसको ही खोला हुआ है, ठीक है। ये है स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर आप यहाँ पर आएंगे और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ आइए, तो मॉड्यूल इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, ये आपको कंप्लीट इसकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ मॉड्यूल्स के बारे में है, अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ये मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स की तमाम इंफॉर्मेशन, इसकी हिस्ट्री और इसका तमाम यूज़ जो है, किस तरीके से मॉड्यूल्स को कैटेगरीज वाइज जो है डिवाइड किया गया है, इसका क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, इसका सिंटैक्स है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, मॉड्यूल की आउटपुट की जो टारगेट है, ये तमाम चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आकर बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल की एडवांस वर्जन है जो कि 2015 में आया था। इससे पहले जो डेवलपर्स थे वो कॉमन जेएस के ऊपर काम करते थे, वो उसको यूज़ किया करते थे। और अभी जो हम लोग काम करना सीख रहे हैं तो हम भी ECMA स्क्रिप्ट के ऊपर ही काम करना सीख रहे हैं। अच्छा, कॉमन जेएस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है और ECMA स्क्रिप्ट जो है उसके लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ क्या चेंजिंग होती है, आपको अगर याद है, हम जब भी कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ फाइल्स बनानी होती हैं। मैं यहाँ से अपने VS कोड के ऊपर वापस जा रही हूँ और यहाँ जाकर मैं अपनी कुछ फाइल्स जो हैं वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे हमारी जो सबसे मेन फाइल होती है tsconfig वाली फाइल, tsconfig की फाइल जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे होते हैं, कुछ चेंजिंग्स कर रहे होते हैं, अपने मॉड्यूल का जो वर्जन है उसे अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे फाइल बना लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम इसकी डिटेल जो है जानेंगे। तो tsconfig जो है उसकी फाइल बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, tsc स्पेस हाइफन इन एट, और मैं इसको यहाँ पर इंटर करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास tsconfig.json की फाइल जो है वो बनकर आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर जो है npm स्पेस इन एट स्पेस हाइफन वाई लिख कर इंटर कर देती हूँ, जिससे मेरे पास दूसरी फाइल जो है मेरी पैकेज.json की फाइल जो है वो भी आ गई है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर npm स्पेस आई स्पेस @ टाइप /नोट स्पेस हाइफन कैपिटल D लिख लेती हूँ और इसको मैं इंटर करती हूँ। तो थोड़ी सी इंस्टॉलेशन के बाद जो है मेरे पास नोट मॉड्यूल है और इसके साथ पैकेज लॉग जेसन की फाइल वगैरह जो है ये सब आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर साथ ही साथ जो है .gitignore की फाइल भी मैंने बना लिया और यहाँ पर मैं अपने नोट मॉड्यूल को जो है सेव करवाऊंगी लिखकर। ठीक है, तो अब मैं आ जाती हूँ अपनी tsconfig.json की फाइल की तरफ।
अच्छा, tsconfig.json की जो फाइल होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर हम अपने ये जो वर्जन है हम इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपना जो मॉड्यूल है उसको कॉमन जेएस से हम ईसीएमए स्क्रिप्ट में चेंज करवा रहे होते हैं बेसिकली। तो हम इसके लिए क्या चेंजिंग करते हैं वो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं और हम अपने इस मॉड्यूल को अपडेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं यहाँ आकर अपने इस टारगेट को ES 2016 से, ठीक है, ES 2016 से मैं इसको चेंज कर रही हूँ ES 2022 पे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आऊंगी और यहाँ पर देखिए मैं अपना मॉड्यूल जो है लाइन नंबर 28, ठीक है, यहाँ मेरा मॉड्यूल क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे मेरा इस वक्त मॉड्यूल जो है वो है कॉमन जेएस, ठीक है। तो मैं इसको भी चेंज करूंगी और इसको मैं चेंज कर कर ECMA स्क्रिप्ट के अंदर चेंज करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे ECMA स्क्रिप्ट नहीं लिखना होगा, बल्कि मैं यहाँ पर सिंपली नोड नेक्स्ट लिखूंगी। तो ये नोड नेक्स्ट जो है, ये नोड नेक्स्ट जो है ये भी ECMA स्क्रिप्ट ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो बारी आती है वो है मॉड्यूल रेजोल्यूशन की। तो हम यहाँ लाइन नंबर 30 पर आ रहे हैं और यहाँ इसको पहले मैं कमेंट आउट कर कर अब मैं इसका नोड 10 जो है इसको भी यहाँ से अपडेट करूंगी और इसे भी मैं नोड नेक्स्ट के अंदर चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपनी tsconfig.json की जो मेरी फाइल थी इसके अंदर मैंने ये चेंजिंग कराते हुए अपने इस मॉड्यूल को जो है वो अपडेट कर दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ बहुत सारी फाइल्स खुली हैं, सबको मैं क्लोज करती हूँ, ठीक है। फिर हम अपने काम के हिसाब से जो जो हमें खोलना होगा वो हम ओपन कर लेंगे। अच्छा, अब हमारी जो दूसरी चेंजिंग होती है वो होती है हमारी पैकेज.json के अंदर, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन जो है इसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन नंबर 5 पर आते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम एंटर करते हुए हम यहाँ पर इसकी भी टाइप को चेंज करते हैं और यहाँ पे भी देखिए कॉमन जेएस के बजाय हम यहाँ पे मॉड्यूल लिख लेते हैं, ठीक है। तो बस ये दो चेंजिंग जो है ये हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं अपने मॉड्यूल के वर्जन को अपडेट करने के लिए। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन जो है इसका क्या काम होता है, इसका काम बेसिकली ये होता है कि हम जो चीज़ें हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं, बाहर से मुराद जो है वो है npm यानी नोड पैकेज मैनेजर। जब हम वहाँ से कोई चीज़ कोई मॉड्यूल जो है वो अपने पास इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि उसका वर्जन क्या है, उसका क्या उसका पैकेज क्या है, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास इस पैकेज डॉट जेसन के ज़रिए हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये काम भी हो गया है। हम यहाँ पर आते हैं और इसमें जो सर ने हमें तीसरा टास्क दिया है वो है इंपोर्ट इंक्वायरर का। तो अब मैं अपने VS कोड के अंदर वापस आती हूँ और इसे ओपन करते हुए, क्योंकि हमने अपने फाइल्स वगैरह सारी बना ली हैं, तो मैं अपनी मेन इंडेक्स के ऊपर आ रही हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद मैं अपने टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पर अपने इंक्वायरर जो है उसको इंस्टॉल करूंगी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देखिए कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ जो है मैंने वहाँ पे अपनी चीज़ों को अपडेट किया अपने मॉड्यूल को। तो जब मैं यहाँ पर index.ts के ऊपर आई हूँ तो यहाँ ये सब एरर आ रहा है। अब ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने वहाँ पे चेंज किया है, तो ये मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये मुझसे अब मेरे इसका एक्सटेंशन मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं इन सब के आगे क्या करूँगी कि सिंपली मैं यहाँ पर .js लिख दूंगी। तो ये देखें यहाँ से ये मेरा जो एरर था वो जा चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इन सब के ऊपर .js लिखूंगी और इससे मैं अपने इस एरर को खत्म कर देती हूँ, ठीक है। इस चीज से एक चीज
जो है वो हमें पता चली कि जो कॉमन जेएस होता है, कॉमन जेएस का जो मॉड्यूल होता है उसमें हमें किसी भी किस्म का एक्सटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम इसको चेंज करके ईसीएमए स्क्रिप्ट के अंदर अपने मॉड्यूल को चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो है हमें फाइल का एक्सटेंशन जो है वो हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो है हमने इस चीज़ को कर दिया। अब मैं यहाँ पर आके अपने इंक्वायरर जो है उसको इंस्टॉल करूँगी। इंक्वायरर जो है उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, npm स्पेस i इंक्वायरर, ठीक है। और इसको मैं इंटर कर देती हूँ तो ये थोड़ी सी इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद जो है मेरे पास इंक्वायरर जो है वो आ जाएगा। इंक्वायरर क्या होता है, इंक्वायरर बेसिकली एक हमारे पास रेडीमेड जो है वो पैकेज होता है जो हम एनपीएम के ज़रिए जो है हासिल कर रहे होते हैं अपने काम में कुछ आसानी के लिए। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं या हम कोई भी चीज़ अपना कोड लिख रहे होते हैं तो उस कोड में उस कोड को जो है इजी करने के लिए हम कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे बाहर से बनी बनाई लेकर आई जाती हैं, तो इसी तरह सेम हम अपने कोड के लिए एक बना बनाया पैकेज जो है वो हम npm से उठाते हैं और उसको लाकर यहाँ अपने पास जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के बाद मुझे इसको इंपोर्ट भी कराना होगा, तो मैं यहाँ पर आकर इसे इंपोर्ट करा लेती हूँ। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है। अच्छा, अब इंक्वायरर को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा चुकी हूँ। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं सर की रेपो में और यहाँ जो है इसे मैं ओपन करती हूँ। तो यहाँ देखें जो सर ने मुझे यहाँ पे कोड दिया है, इंक्वायरर की मदद से जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अवेट का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हुए हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम कुछ सवाल जो हैं अपने यूज़र से लेते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेती हूँ और फिर मैं अपने और मैं ज़रा सा इस कोड को थोड़ा सा सेट करती हूँ कि यहाँ जो है डॉट प्रॉम्प्ट जो है इसके साथ हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें यहाँ पर देखें ये एक एरे है और एक ये ऑब्जेक्ट है। इसको मैं ज़रा इंटर करते हुए सेट करती हूँ। तो ये हमारे पास एक एरे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसके बाद हमारे पास ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे अपने इंक्वायरर डॉट फ्रॉम के जरिए यूजर से जो है वो क्वेश्चन करते हैं और इनकी ये जो 3 क्वेश्चन है, नेम है, टाइप है, मैसेज है, यही 3 सवाल जो है ये हम कर रहे होते हैं। अच्छा, इन सवालों में क्या होता है, ओके मैं जैसा कोड अपना सेट कर रही थी ताकि आपको मैं पूरी तरह से इसे दिखा सकूं। इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ला रही हूँ। तो यहाँ पर हमने एक नेम लिया और नेम के अंदर जो है हम एज को पूछ रहे हैं कि एज एज जो है वो बेसिकली यहाँ पर इस नेम में जो है हमारा एक वेरिएबल है और यहाँ जो है टाइप इसकी जो है हमें नंबर में चाहिए और ये जो एक मैसेज है इंटर योर एज, तो जो हमारे पास आउटपुट में आएगा वो आएगा इंटर योर एज, ठीक है। तो मैं इसको
अपने टर्मिनल के ऊपर जो है आपको करके दिखाती हूँ। TSC इस दफ़ा हमारा इसको कंपाइल करने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। इससे पहले जो हम कॉमन जेएस में चेंजिंग कर रहे थे तो उसमें हम सिर्फ TSC करके हम index.ts लिख रहे थे, ठीक है। ts वाली जो टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल है हम उसका एक्सटेंशन यूज कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि हमने इसको अपने अपडेट कर दिया है और अब हम इसको TSC स्पेस एंड स्पेस नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS लिखेंगे और इसको मैं इंटर करूंगी तो यहाँ जो है मेरे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ आ गया है कि इंटर योर एज, और अब इसके ज़रिए मैं यहाँ अपने कीबोर्ड की कीज़ के ज़रिए मैं यहाँ पे इसका आंसर दे सकूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 22 और इसको मैं इंटर करूंगी तो यहाँ देखें इसने मुझे एक मैसेज जो है पूरा लिख दिया है कि इंशाल्लाह इन 38 ईयर्स यू विल बी 60 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये सर का बनाया हुआ एक पूरा मैसेज था जो यहाँ पर हमें आउटपुट में आया है, क्योंकि हमने इसको कंसोल के अंदर हमने इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जब हमसे वो इंटर योर एज कहेगा और हम जो भी एज देंगे तो वो उसके अंदर जो है वो 60 को प्लस करवाएंगे, तो उसके बाद फिर वो हमें आंसर हमें बताएंगे कि हम 60 ईयर्स के आफ्टर जो भी एज हम कर रहे हैं उसके कितने टाइम के बाद हम 60 ईयर्स के हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह इन और फिर 60 को इन्होंने यहाँ पे माइनस करा के इसको इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंक्वायरर जो है उसके ज़रिए तमाम गेम है जो सेट होगा। अच्छा, अब इंक्वायरर के बाद जो है हमें एक चीज़ और भी करनी है। इंक्वायरर के बाद जो है एक चीज़ हमारी और है और वो ये है कि हम यहाँ पर चौक का भी यूज़ करेंगे। अब चौक क्या होता है? चौक भी इंक्वायरर की तरह का एक मॉड्यूल है और हम इसे भी npm से ही इंस्टॉल करते हैं और इसका इंस्टॉल करने का भी तरीका ऑलमोस्ट इंक्वायरर की तरह से ही होता है। इसे भी हम npm स्पेस i चौक कर मैं इसको इंटर करूंगी तो ये थोड़ी इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको भी जो भी चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसे ऊपर जाकर इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अपने जहाँ मैंने अपने इंक्वायरर को इंपोर्ट किया था जस्ट उसके बिल्कुल नीचे थोड़ी सी स्पेस करते हुए मैं यहाँ पर अपने चौक को भी इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक, ठीक है। तो ये मेरे पास चौक जो है ये भी आ गया है। अब मैं क्या करूंगी, चौक को यूज किस तरह से करते हैं कि जहां हम कंसोल करवा रहे होते हैं, जैसे ये मेरा ये जो कंसोल का कोड है इसके अंदर जो है इस पूरे कोड को मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर ले रही हूँ और अब जो है मैं क्या करूंगी कि इसको मैंने एक राउंड ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया है, रैप कर दिया है, समझें। और इससे पहले जो है एक छोटी सी स्पेस मैंने रखी है, इस जगह पर आकर मैं अपने कर्सर को क्लिक कर रही हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगी चौक, ठीक है। और फिर यहाँ मैं डॉट डालकर जो भी मुझे कलर यूज करना है मैं उस कलर को जिस कलर के अंदर मैं चाह रही हूँ कि मेरा आंसर जो है वो आए
तो मैं यहाँ पर वो कलर लिख लूंगी। अच्छा, आप यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, आप अपने फॉन्ट जो है उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक में ला सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको करनी हो आप डॉट कर कर उसके बाद चौक लिखेंगे, चौक के बाद आप जब डॉट डालेंगे तो आपके पास ये पूरी ऑप्शन लिस्ट जो है ये आ जाएगी, और फिर इसमें से आपको जो भी दिल चाहे आप उसके अंदर वो चीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है कर रही हूँ इसका कलर सेट करती हूँ। मैं यहाँ पर मैं देखूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यस, तो मैं यहाँ इसको ब्राइट रेड करके देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बीजी आया, बीजी मतलब होता है बैकग्राउंड, तो मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मैं बस सिर्फ इसका फॉन्ट का कलर रखना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। रेड ब्राइट के ऊपर, तो चलें बीजी कर लेते हैं, ठीक है। इसको करके देखते हैं, अपने कंसोल के ऊपर चलाकर देखते हैं इसे कि क्या कलर हमें देगा। इसको मैं इंटर कर रही हूँ, तो यहाँ ही मुझसे इंटर योर एज पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पर जो है एज जो है लिख देती हूँ 36, और मैं इसको इंटर करूँगी अगेन। तो यहाँ देखें, इसने बहुत अच्छा सा जो मुझे नज़र आ रहा है ये दिस वन, तो इसने मेरे इस आंसर को, इसका बैकग्राउंड रेड कर दिया है, ठीक है। तो आपने देखा ये हमने किस तरह से किया, ये हमने अपने इस चौक जो था इसके ज़रिए हमने किया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाह रही थी जैसे, तो हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रही हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ से हटाती हूँ थोड़ा सा, इस डॉट को भी हटाऊंगी। अगेन जब मैं इसको डॉट लगाऊंगी तो मेरे सामने एक दफ़ा फिर से जो है इसकी लिस्ट जो है ये ओपन हो जाएगी, और मैं इसको ज़रा सा स्क्रॉल करके देख सकती हूँ। तो यहाँ मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ, और यस, तो यहाँ पे जो है ये ब्राइट ब्लू ब्राइट भी आ रहा है कलर, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके फॉन्ट की कलर जो है उसको ब्लू ब्राइट कर दिया है। तो हम इसे अपने कंसोल पर आकर अगेन कंपाइल करते हैं, और इसको मैं रन कराने के लिए करती हूँ। ये मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं इंटर योर एज, अब मैं 26 लिखकर इंटर कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब इन्होंने मेरे इस आंसर का जो मेरा पूरा कोड है इसको इन्होंने ब्लू कलर में कर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इसका तरीका। ये देखें, ये रेड वाला कलर आ गया, और ये इसके नीचे हमारे पास यहाँ ये ब्लू शेड भी आ गया है, ठीक है। ये दोनों शेड जो है हमने किसके जरिए लिए, ये हमने अपने चौक के जरिए जो है यहाँ पर ये कलर सेट किए हैं। ओके, तो अब मैं आपके लिए एक काम और भी करने जा रही हूँ। एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए की हुई है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं चाह रही थी कि आपको जहाँ जहाँ मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग करी है उसको मैं कमेंट के ज़रिए मेंशन कर दूँ, ताकि बाद में आपको देखने में आसानी रहे। जैसे ये फर्स्ट डॉट ts की जो फाइल थी, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर हमने क्या काम किया था, यहाँ पर हमने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवाया था, ठीक है। यहाँ हम कौन सा काम कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हम सेकेंड डॉट ts के ऊपर आए थे, और सेकेंड डॉट ts के ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ हमने इसको नेम एक्सपोर्ट जो था उसे हमने यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो हैं उसके लिए मैंने आपके लिए एक आसान किया है कि यहाँ मैंने एक रीडमी की एक फ़ाइल बना दी है। मैं इसको आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है। यहाँ से मैं अपना टर्मिनल जो है इसे बंद कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से मेरा कोड जो है ये पूरा नज़र आए। तो मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल के साथ सब चीज़ें लिख दी हैं कि मॉड्यूल्स की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है।
कौन कौन सी होती हैं। अभी तक जो हमने मॉड्यूल को पूरा पढ़ा है तो मैंने इसको यहाँ पे समराइज कर दिया है ताकि आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, और एक चीज़ मैंने और आसान की है कि इसे मैंने रोमन इंग्लिश में जो है वो मैंने लिखा है, क्योंकि सबटाइटल के ज़रिए आपके पास जो है वो इंग्लिश में तो कोड आएगा ही, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी और हमारे इंडियंस भाई बहन हैं तो वो लोग जो कुछ भी इसको पढ़ रहे होते हैं तो इजी रहता है इसको समझना, इसलिए मैंने इसको रोमन इंग्लिश के अंदर ये पूरा सब कुछ लिख दिया है। जो जो मैंने कोड किए हैं, क्या किया, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और फिर बाकी आपको देखना हो तो आप इसको बाद में देखते रहिएगा। एमसीक्यूज़ के हिसाब से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन ये है कि मॉड्यूल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। मॉड्यूल्स की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक है कॉमन जेएस और एक है ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, और हम इन्हें 2 तरह से जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो करवा सकते हैं। एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अच्छा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी मॉड्यूल में सिर्फ एक बार जो है वो हम उसे कर सकते हैं। मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है वो नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं नंबर 4 के ऊपर कि इंपोर्ट करते वक्त अगर आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को हम डायरेक्टली रीनेम जो है वो हम कर सकते हैं। हम उसके नाम को डायरेक्टली इंपोर्ट करते वक्त जो है हम उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको अगर कोड याद हो और नहीं तो आप पीछे जाकर देख भी सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट .ts वाली जो फाइल थी उसके अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काम किया था और उसमें मेरा जो वेरिएबल था वो था a। उसको जब मैंने इंपोर्ट किया अपने index.ts के ऊपर तो मैंने यहाँ पर उसके नाम को रीनेम कर दिया और मैंने उसका नाम साइम कर दिया। ठीक है, तो साइम मतलब कि हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी हम नाम करना चाहें। यहाँ मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को जो है वो डायरेक्टली उसको रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी मॉड्यूल में सिर्फ 1 टाइम ही बनाई जाती है। तो इसलिए हमारा जो कंपाइलर होता है, जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट होती है या जो हमारा मशीन जो है वो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेती है कि हम इस वक्त किस चीज़ का नाम जो है वो रीनेम करना चाह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि जब हम नेम एक्सपोर्ट जो है उसको रीनेम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम एस का जो है कीवर्ड यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को जो है वो कर्ली ब्रेसेस जो हैं उसकी नीड नहीं होती, जबकि जब हम नेम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें उसके वेरिएबल को लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस जो है वो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने साथ साथ अगर आप देखें तो इसको मैंने लिख भी दिया है और इसके कोड को मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हमने इसको यहाँ पे किस तरह से चेंज किया था। अब ये वाला जो है ये मेरा इंपोर्ट हुआ है नेम एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखें बी को हमने एस BB कर दिया या सी को SCC कर दिया। ठीक है, और दूसरा ये कि हमने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हमने इस कोड को लिखा है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ देखें नेम एक्सपोर्ट के वेरिएबल को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये इंपोर्ट के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, जब हम इसको इंपोर्ट कराते हैं तो नेम एक्सपोर्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। फिर फ्रॉम लिखकर हम सिंगल कोट लेते हुए हम उसके अंदर ./ और जो भी हमारा फाइल का एड्रेस होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक से ज़्यादा अगर नेम एक्सपोर्ट जो है उसके वेरिएबल्स को हमें इंपोर्ट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, हम एस्ट्रिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, एस्ट्रिक को हम एस करवाते हैं और कोई भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको वो इसमें आके स्टोर हो जाता है और फिर हम उसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये मैंने कोड भी यहाँ पर बना दिया है कि इंपोर्ट करते वक्त हम एस करके, जैसे यहाँ पे मैंने जी लिखा है और फ्रॉम करके हम अपना एड्रेस दे देते हैं फाइल का। तो इस तरह से ये चीज़ जो है यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल करते हैं। console.log के अंदर मैं अपना ये जो वेरिएबल है जी मैं यहाँ लिखकर जैसे ही डॉट डालूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी उन तमाम वेरिएबल्स की जिनको मैंने अपनी फाइल के अंदर बनाया हुआ होगा। फिर मर्जी है हमारी कि हम जिसको भी यूज़ करना है हम उसको क्लिक कर दें और फिर उसको यहाँ पर अपने पास इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अपनी फाइल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो है और क्या है, एस्ट्रिक एज जी
के अंदर जो है वो सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं बल्कि फंक्शंस हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, इनको भी हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने ऊपर अपने फाइल के अंदर आपको करके इसको प्रैक्टिकली दिखाया भी है और आप इसको देख लीजिएगा। इसका कोड भी इसी तरह है कि हम एस्ट्रिक एस करके अपना वेरिएबल जब लिखेंगे और उसके आगे हम डॉट डालते हैं, तो यहाँ देखें जी कंसोल कराते वक्त हमने जी लिखा और डॉट डालकर हम जब देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन लिस्ट आती है, तो उसके अंदर अगर हमारा फंक्शन है या डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है तो वो चीज़ हमारे उस वेरिएबल्स के साथ लिस्ट में शामिल होगी और हम उसे भी फिर बआसानी यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसके लिए हमें फंक्शन के नीचे, अच्छा अब अगर हम चाहें तो हम किसी भी फंक्शन को एज ए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना चाहें तो हम वो भी करवा सकते हैं। तो देखें उसका तरीका भी वो था, बहुत ही ईजी था कि हमने जिस तरह से अपनी फाइल नंबर 1 के अंदर फर्स्ट फाइल में फर्स्ट डॉट टी एस के अंदर हमने एक वेरिएबल को जो है एज ए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है हमने उसको कोड किया था। तो उसका तरीका क्या था, हमने एक वेरिएबल बनाया था और वेरिएबल बनाने के बाद हमने उसके नीचे जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखकर अपने वेरिएबल का नाम लिखा था और सेमीकोलन से उसको बंद किया था। तो सेम थिंग हमने यहाँ पर अपने फंक्शन के साथ भी सेम यही किया कि हमने एक्सपोर्ट लिखकर अपना फंक्शन लिखा और उसके बाद जहाँ फंक्शन एंड हुआ हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया और फिर अपने फंक्शन का नाम दे दिया। अब जब हम अपनी मेन फाइल के ऊपर जाएंगे और वहाँ जाके इसको इंपोर्ट करवा लेंगे और फिर जब हम इसे कंसोल करेंगे यूज़ करने के लिए, तो ये फंक्शन जो है ये वहाँ पर हमारे पास बहुत आसानी के साथ कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यह है डिफ़ॉल्ट फंक्शन को इम्पोर्ट करवाने के लिए हम एस्ट्रिक एस जेड वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका कोड भी मैं आपको नीचे लिख दिया है मैंने, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कि इंपोर्ट लिखा हमने एस्ट्रिक एस जी और फ्रॉम ये करके ये हमने इंपोर्ट किया और जब हमें इसको यूज़ करना होगा, कंसोल करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपली कंसोल के अंदर इस जी को लिखकर जैसे ही यहाँ पर हम डॉट डालेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी वो लिस्ट आएगी और फिर हमें जो भी चीज़ चाहिए हम उसको क्लिक कर यहाँ पर अपने पास यूज़ कर सकते हैं, अपने टर्मिनल के ऊपर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये कहते हैं कि कॉमन जेएस में जो है हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में जितना भी काम किया वो मैंने कोई भी फाइल नहीं बनाई थी, कोई भी कुछ नहीं किया था और जब मैं उसको इंपोर्ट करवा रही थी तो इंपोर्ट कराने के वक्त भी मैंने कुछ भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं किया था, बल्कि डायरेक्ट ही बस मैंने अपनी फाइल का पाथ दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कॉमन जेएस में किसी भी किस्म के एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने अपनी उसी कोड को टी एस कॉन्फ़िग में पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशंस करी और कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद जब मैंने उसका वर्जन जो है वो एडवांस कर दिया, यानी कि ECMA स्क्रिप्ट के अंदर चेंज कर दिया, तो फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ कि मेरे पास एक एरर शो हुआ। अब मेरी index.ts की फाइल में जहाँ जहाँ मैंने इंपोर्ट कराया हुआ था उन तमाम जगह पर मुझे बड़ा बड़ा सा एरर रेड कलर का आया। आपने मेरी पिछले वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको वहाँ पे वो एरर नज़र आएगा। तो फिर मैंने उस एरर को किस तरह से रिजॉल्व किया था कि मैंने उस पर सब पर .js करके एक्सटेंशन वहाँ पर जब मैंने सेट किया तो वो तमाम एरर जो था वहाँ से चला गया था। ठीक है, तो यहाँ इसी चीज़ की बात हो रही थी। अब ये कहते हैं कि अगर हम चाहें तो एक ही लाइन के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम एक्सपोर्ट जो है उसको भी हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो उसका तरीका भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान है कि हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी, हम इंपोर्ट करेंगे, अगर हम इंपोर्ट करते वक्त डिफ़ॉल्ट जो होता है उसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम अपना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने अपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो था बल्कि यहाँ तो फंक्शन 1 हो गया था, F1 था, उसको मैंने फंक कर दिया और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। ठीक है, और उसके बाद नेम एक्सपोर्ट को करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगाए और फिर इतने सारे वेरिएबल जो मैंने वहाँ पर बनाए थे वहाँ से उनमें से ये 4 वेरिएबल मैंने उठाए और इनके बिटवीन मैंने कॉमा लगाती गई। ठीक है, तो इसके बाद मैंने इसको फ्रॉम कर वही मैंने सिंगल कोट लिया, डॉट डाला, / डाला और उसके बाद मैंने जो मेरी फाइल का एड्रेस था विथ एक्सटेंशन मैंने वो लिख दिया। तो इस तरह मैंने एक ही लाइन के अंदर बगैर किसी एरर के अपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को और बहुत सारे नेम एक्सपोर्ट के जो वेरिएबल्स थे उनको इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको और क्या करके दिखाया, इसके बाद मैंने आपको इंक्वायरर दिखाया कि इंक्वायरर क्या होता है, इंक्वायरर को किस तरह से हम जो है इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इंक्वायरर को जब हम इंपोर्ट करवा रहे होते हैं तो इंपोर्ट कराने के बाद क्या होता है
कि उसमें एक उसकी डेव डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो भी आती हैं, हमें उनको भी इंपोर्ट करवाना होता है। ठीक है, मेरे पास क्योंकि मैंने सर का जो कोड था उसको कॉपी पेस्ट किया, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर वो नहीं आया एरर। लेकिन जब हम नॉर्मली काम कर रहे होते हैं और जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने इंक्वायरर को, तो उसके बाद वो एरर भी आता है आफ्टर इंपोर्ट इंक्वायरर ना। इंक्वायरर को इंपोर्ट करने के बाद वो एक एरर भी आता है जिसमें हमें उस एरर के अंदर ही हमारा कोड मिल जाता है उसकी डेव डिपेंडेंसीज जो हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो हम वहाँ से उसको कॉपी कर कर अपने टर्मिनल पर आते हैं और वहाँ से हम उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं और फिर हम उसको इंटर करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम इंटर करते हैं तो थोड़ी सी इंस्टॉलेशन होती है और फिर उसके बाद हमारा वो एरर भी चला जाता है। फिर उसके बाद जो है हम इंक्वायरर के साथ जो है अवेट वाला फंक्शन यूज़ करवाते हुए हम अपना पूरा कोड लिखते हैं और इस कोड को जो है फिर हम इसके ज़रिए 3 सवाल जो है मेन, जिसमें हम नेम पूछते हैं, टाइप पूछते हैं और फिर हम एक मैसेज देते हैं। और ये सब चीज़ें हम किसके लिए करते हैं, ये सारा काम हम अपने यूज़र के लिए करते हैं। जो भी आउटपुट हमारा ले रहा होता है हम उससे इनपुट मांगने के लिए ये चीज़ें कर रहे होते हैं और जब वो हमें देता है हमारा इनपुट, तो उसी के हिसाब से हम अपना ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने देखा चौक की इंस्टॉलेशन किस तरह होती है, चौक का यूज़ किस तरह होता है, वो भी हमने यहाँ पर कर देख लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो जो है पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और सर की नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।